चैप्टर 7 हमसे ना टकराना। जैसे ही आदित्य प्रोफेसर शाह को चैलेंज करता है, ललित भड़क जाता है। वो मेयर नागेश से कहता है, मेयर सर, अगर आदित्य आपका जानने वाला नहीं होता तो मैं कब का इसे उसे भिजवा देता। हालांकि मैं इस बात की कद्र करता हूँ कि यंग जनरेशन के लोग हमारी आयुर्वेदिक संस्कृत को जानना चाहते हैं, हर्बल मेडिसिन को समझना चाहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी ऐरा गैरा आकर प्रोफेसर शाह जैसे सीनियर को चैलेंज करता फिरे। आदित्य को अपनी नॉलेज पर पूरा भरोसा था, इसलिए अब वो भी अपनी बात पर अड़ जाता है और करण के हाथ से सुई लेकर प्रोफेसर शाह से कहता है, इस तरह मुझे डरा कर या बेइज्जत करने से मैं अपना चैलेंज वापस नहीं लूंगा। अगर आप में हिम्मत है तो मुझे गलत साबित करके दिखाए, प्रोफेसर। आदित्य की बात सुनकर प्रोफेसर शाह आग बबूला हो जाते हैं, पर उन्हें लगता है कि आदित्य को झूठा साबित करने का इससे अच्छा मौका और नहीं हो सकता। ये सोचकर प्रोफेसर कहते हैं, ठीक है, अगर तुम्हें अपनी नॉलेज पर इतना ही विश्वास है तो मेरे एक पेशेंट धीरज का इलाज करके उसे ठीक करके दिखाओ। प्रोफेसर शाह आदित्य को चैलेंज देते हैं। आदित्य प्रोफेसर का चैलेंज एक्सेप्ट करता है और अपना हाथ आगे बढ़ता है, लेकिन प्रोफेसर शाह आदित्य से हाथ नहीं मिलाते। मैं हारने वालों से हाथ नहीं मिलाता। मगर साथ ही प्रोफेसर शाह के दिमाग में ये भी ख्याल आता है, अगर आदित्य मुझे चैलेंज करने की हिम्मत रखता है तो वो जरूर कुछ न कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार होगा। आदित्य प्रोफेसर शाह के मन की बात समझ जाता है और अपनी जेब से महेश्वरी का दिया डेबिट कार्ड निकालता है और प्रोफेसर शाह के सामने रख देता है। अगर मैं हारा तो इस कार्ड में जितने पैसे हैं वो आपके हुए। प्रोफेसर शाह वो कार्ड अपने हाथ में लेते हैं और आदित्य से पूछते हैं, कितने पैसे होंगे इसमें? 5 लाख, 25 लाख, 95 लाख। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। आदित्य की बात सुनकर ललित मन ही मन सोचता है, ये लड़का पागल लगता है, कोई एक चैलेंज जीतने के लिए 95 लाख दांव पर लगाता है क्या? प्रोफेसर शाह समझ जाते हैं कि आदित्य में कुछ तो खास बात है, पर पैसे तो उन्होंने अपनी जिंदगी में खूब कमाए थे, इसलिए वो आदित्य को उसका कार्ड वापस देते हुए कहते हैं, पैसे तो दांव पर जुआरी लगाते हैं, इसलिए कुछ और दांव पर लगाओ, जैसे मैंने अपने सालों के तजुर्बे और रेप्यूटेशन को दांव पर लगाया है। प्रोफेसर शाह की बात सुनकर आदित्य को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्या दांव पर लगा सकता है। प्रोफेसर शाह आदित्य की दुविधा समझ जाते हैं और आदित्य को ताना देते हुए कहते हैं, क्यों, कुछ नहीं है ना दांव पर लगाने के लिए? ठीक है, मैं ही कुछ सोचता हूँ। थोड़ी देर सोचने के बाद प्रोफेसर शाह कहते हैं, अगर तुम इलाज करने में नाकाम रहे तो तुम्हें इस हॉस्पिटल में 5 साल के लिए काम करना होगा। काम कुछ भी हो सकता है, झाड़ू पोछा, यहाँ तक कि टॉयलेट की सफाई। और हाँ, इसके बाद तुम किसी का इलाज नहीं कर पाओगे। क्या तुम्हें मंजूर है? इसके बाद प्रोफेसर शाह ललित की ओर देखते हुए कहते हैं, ठीक है ना? इसके जवाब में ललित हाँ में अपना सिर हिलाता है। फिर प्रोफेसर धीरे से आदित्य के पास जाते हैं, अभी भी वक्त है। शर्त सुनने के बाद अगर तुम्हें लगता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा तो तुम यहाँ मौजूद सभी लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांग सकते हो और हम इस बात को यहीं खत्म कर देंगे। मगर एक बार अगर तुमने हाँ कह दिया और चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया तो तुम अपनी बात से पीछे नहीं हट पाओगे। आदित्य वहां खड़े लगभग सभी स्टूडेंट्स के चेहरे देखकर बता सकता था कि उनका मानना है कि आदित्य को प्रोफेसर से माफी मांग लेनी चाहिए। बस एक मेयर नागेश ही थे जिन्हें आदित्य पर पूरा भरोसा था। ये सोचकर आदित्य एक बार अपने लॉकेट को अपने हाथ में पकड़ता है, फिर वो अपनी आंखें बंद करता है और एक गहरी सांस लेने के बाद जैसे ये शब्द उसके मुंह से अपने आप निकलते हैं, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन मेरा एक सवाल है प्रोफेसर, अगर आप हार गए तो? आदित्य के मुंह से ये बात सुनते ही प्रोफेसर शाह हक्के-बक्के रह जाते हैं। उन्होंने ये सोचा ही नहीं था कि आदित्य उनसे ऐसा कुछ कह सकता है। वहां खड़े स्टूडेंट्स में खुसफुसर शुरू हो जाती है। हिम्मत तो देखो, अरे बोलने दो, प्रोफेसर शाह कभी नहीं हार सकते। सिटी हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर ललित गोयन का आदित्य की बात सुनते ही अपनी हंसी को रोक नहीं पाता और जोर जोर से हंसने लगता है। यहाँ तक कि हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ताली बजाते हुए आदित्य से कहता है, तुमने क्या मुझे हंसा हंसा के मार डालने की कसम खाई है? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रहे हो? एक बात गांठ बांध कर रख लो आदित्य, प्रोफेसर शाह को इस मामले में कोई हरा नहीं सकता। ये सुनकर स्टूडेंट्स दोबारा खुसर फुसर करने लगते हैं। ये लड़का हमारे प्रोफेसर की इंसल्ट कर रहा है। नहीं,
ये तो हमारे आयुर्वेद का, हमारे शास्त्रों का मजाक बना रहा है। ये हमारी भारतीय चिकित्सा का अपमान कर रहा है। अपने आसपास हो रही इन बातों ने अब मेयर नागेश को भी थोड़ा परेशान कर दिया था। तभी प्रोफेसर शाह ने बात की कमान अपने हाथ में ली। वैसे तो स्टूडेंट्स की बातें सुनकर प्रोफेसर को बहुत मजा आ रहा था, लेकिन अपनी खुशी छिपाते हुए प्रोफेसर ने एक और पासा फेंका। आदित्य, अगर मैं तुमसे हार जाता हूँ तो यकीन मानो इसका मतलब तुम्हारा भविष्य बहुत ब्राइट है और मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट हो। प्रोफेसर शाह की बात सुनते ही स्टूडेंट्स को लगता है कि प्रोफेसर सच में बड़े दिल वाले हैं और आदित्य ही बात को बेवजह खींचे जा रहा है। वैसे भी आदित्य कोई डॉक्टर तो था नहीं, तो फिर उसे किसी मरीज का इलाज करने देना सही नहीं होगा। प्रोफेसर को स्टूडेंट्स के बीच चल रही ये बातें सुनाई दे रही थी और यही तो वो चाहते थे, क्योंकि प्रोफेसर शाह को डर था कि कहीं लोग ये ना सोचने लगे कि उन्होंने अपने तजुर्बे और पोस्ट का फायदा उठाकर एक उभरते वैद्य का करियर बिगाड़ दिया। लेकिन ललित का सोचना थोड़ा अलग था। अपनी टाई ठीक करते हुए उसने दोबारा आदित्य से पूछा, आदित्य, हारने के बाद तुम भाग तो नहीं जाओगे? आदित्य ललित की बात पर हल्का सा मुस्कुरा देता है। मुझे लगता है हमें इलाज शुरू करना चाहिए। आपका मरीज कहाँ है प्रोफेसर? आदित्य की हिम्मत और आत्मविश्वास देखकर एक बार को तो प्रोफेसर भी सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर वो अपने आप को संभालते हुए कहते हैं, हाँ हाँ, क्यों नहीं, गो हेड, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आदित्य देखता है कि नज रोजी वहीं पास में खड़ी है। रोजी आदित्य को देखकर उसे धीरज के वार्ड की तरफ चलने का इशारा करती है। आदित्य के साथ साथ बाकी लोग भी धीरज के वार्ड में पहुंच जाते हैं। जैसे ही आदित्य प्रोफेसर शाह के पेशेंट धीरज को एग्जामिन करने के लिए आगे बढ़ता है, धीरज फौरन प्रोफेसर शाह की तरफ घबराई नजरों से देखते हुए कहता है, मैं किसी नए डॉक्टर से अपना इलाज नहीं कराना चाहता। मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। प्लीज प्रोफेसर शाह, आपको ही मेरा इलाज करना होगा। धीरज की बात सुनते ही वहां के माहौल में एक हल्की सी हंसी की लहर दौड़ जाती है। प्रोफेसर शाह से लेकर ललित तक और वहां खड़े स्टूडेंट्स से लेकर वार्ड बॉय तक हर कोई आदित्य की ओर देखकर हंसने लगते हैं। मगर आदित्य इस बात से बिल्कुल नर्वस नहीं होता और एकदम शांत होकर वो प्रोफेसर शाह से कहता है, अगर सबकी यही इच्छा है और खासकर के पेशेंट की, तो प्रोफेसर शाह को पेशेंट को पहले एग्जामिन करना चाहिए। ये सुनकर प्रोफेसर शाह मन ही मन बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने पहले ही दाव में बाजी मार ली। वो धीरे से धीरज के पास जाते हैं और उसके बेड के चारों ओर एक चक्कर लगाते हैं। फिर एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद करके वो धीरज का दाहिना हाथ पकड़कर उसकी नाड़ी देखना शुरू करते हैं। नाड़ी परीक्षण आयुर्वेद में सबसे प्रचलित तकनीक है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 28, 29 और 30 सेकंड के बाद प्रोफेसर शाह धीरज का हाथ छोड़ देते हैं और अपनी आंखें धीरे से खोलते हैं। उनके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान होती है, जैसे उन्हें धीरज के दर्द का इलाज मिल गया हो। मगर ये सब देखकर धीरज उम्मीद से एकदम उल्टा रिएक्शन देता है। शायद उसे लगता है कि कोई 30 सेकंड में किसी के दर्द को कैसे समझ सकता है, फिर चाहे वो कोई सीनियर डॉक्टर ही क्यों न हो। धीरज प्रोफेसर शाह से रिक्वेस्ट करता है, प्रोफेसर, अगर आप चाहो तो और 30 सेकंड तक मेरा हाथ पकड़ के नाड़ी परीक्षण कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोफेसर को धीरज की बात अजीब लगती है और वो उससे पूछते हैं, आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो धीरज? जवाब में धीरज अपनी राम कहानी सुनाते हुए कहता है, मैं पिछले 10 सालों से इस बीमारी के साथ जी रहा हूँ। मैंने कई हॉस्पिटल्स में इलाज कराया और कई डॉक्टर्स को दिखाया, पर मेरा दर्द दिन ब दिन बढ़ता ही रहा। फिर मैं इस हॉस्पिटल में आया क्योंकि मैंने आपका बहुत नाम सुना था, इसलिए मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं। ये बात सुनते ही प्रोफेसर शाह के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो धीरज को तसल्ली देते हुए कहते हैं, तुम्हारी उम्मीदें झूठी साबित नहीं होंगी। यकीन रखो, जब तुम इस हॉस्पिटल से बाहर निकलोगे तो पूरी तरह ठीक होकर निकलोगे। इतना कहकर प्रोफेसर शाह दूर टेबल पर रखे प्रिस्क्रिप्शन पैड पर अपने हाथों से धीरज के लिए उसके ट्रीटमेंट की डिटेल्स लिखने लगते हैं, जैसे ट्रीटमेंट के साथ कौन कौन सी दवाई खानी है, क्या नहीं खाना है, किस चीज का परहेज रखना है, वगैरह वगैरह। अब आदित्य की बारी थी। आदित्य धीरज के पास जाता है। धीरज का चेहरे देखकर कोई भी बता सकता था कि उसे आदित्य पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। धीरज प्रोफेसर शाह को आवाज देता है, सर। मानो धीरज प्रोफेसर शाह से कह रहा हो कि मुझे इस आदित्य से बचाओ, पर प्रोफेसर शाह इशारे से धीरज से कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं हूं यहाँ।
मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। धीरज प्रोफेसर शाह की बात पर भरोसा करके अपना हाथ आगे बढ़ता है ताकि आदित्य उसकी नाड़ी देख सके, लेकिन आदित्य धीरज के हाथ को छोड़कर उसके गले की नब्ज पर अपनी 2 उंगलियां रख देता है। आदित्य को ऐसा करता देख सब लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं प्रोफेसर शाह मन ही मन सोचते हैं, ये आदित्य बस ड्रामा करना जानता है और कुछ नहीं। अब आदित्य अपनी आंखें बंद करता है और बस 10 सेकंड के बाद अपनी उंगलियां धीरज के गले से हटा लेता है। फिर वो प्रोफेसर शाह की तरह धीरज के लिए प्रिस्क्रिप्शन लिखने चला जाता है। इस बीच ललित के लिए और इंतजार करना मुश्किल हो चुका था। वो बेसब्री से जानना चाहता था कि किसने क्या सल्यूशन निकाला और कौन ये चैलेंज जीता। ललित जल्दी से जाकर आदित्य का लिखा डायग्नोसिस पढ़ता है, जिसमें आदित्य ने लिखा था कि धीरज के शरीर में 24 घंटे जलन का एहसास होता है और उसकी रीढ़ की हड्डी के पास एक कट जैसा महसूस होता है। ये पढ़ते ही ललित आदित्य से कहता है, ये डायग्नोसिस है या कोई कॉमेडी स्क्रिप्ट? ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंस देते हैं, प्रोफेसर शाह को छोड़कर, क्योंकि प्रोफेसर शाह ने भी अपने डायग्नोसिस में भी वही बात लिखी थी। प्रोफेसर शाह को इतना तो समझ में आ जाता है कि आदित्य को उन्होंने जितना कच्चा समझा था वो उतना कच्चा है नहीं। ललित प्रोफेसर शाह से पूछता है, प्रोफेसर क्या आप आदित्य के लिखे डायग्नोसिस के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं? ये सुनकर प्रोफेसर शाह बड़ी ही चालाकी से सबके सामने एक नई बात रखते हैं। वो कहते हैं, डायग्नोसिस में तकलीफ तो बहुत लोग पकड़ लेते हैं, पर मैं बात होती है उस तकलीफ का इलाज ढूंढना। प्रोफेसर शाह की बात सुनकर आदित्य थोड़ा सोच में पड़ जाता है। फिर प्रोफेसर शाह आगे कहते हैं, धीरज को जो तकलीफ है उसका इलाज मैंने एक बार पहले भी करने की कोशिश की थी लेकिन मैं नाकामयाब हुआ था। तो अब देखना ये है कि आदित्य क्या करता है, इलाज या झाड़ू पोछा। प्रोफेसर शाह की बात पर फिर से सभी लोग हंसने लगते हैं, लेकिन आदित्य को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं ललित अब प्रोफेसर शाह का लिखा प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने लगता है, जिसमें उन्होंने लिखा होता है कि अगर धीरज रोजाना गेहूं का रस पीता है, लाल चंदन के तेल की रोज अपने शरीर पर मसाज करके, हफ्ते में एक दिन सिर्फ ककड़ी, एक दिन सिर्फ दूध, एक दिन सिर्फ दही और एक दिन सिर्फ सूरजमुखी के बीज खाता है, तो 6 महीने के बाद धीरज का दर्द खत्म हो सकता है। ये सुनते ही धीरज खुशी से झूम उठता है और प्रोफेसर से कहता है, मैं सारे इलाज करूंगा, आप जो बोलेंगे मैं वो सब खाऊंगा, बस एक बार मुझे इस दिन रात की जलन से छुटकारा मिल जाए। प्रोफेसर शाह आदित्य को एक नज़र देखते हैं, मनो आदित्य से कह रहे हो, इस बार तुम गलत आदमी से भिड़े हो आदित्य। और फिर वो ललित की तरफ देखते हुए कहते हैं, आदित्य ने भी तो कुछ इलाज लिखा होगा ना अपने प्रिस्क्रिप्शन में, जरा वो भी सुन लेते हैं। इस समय प्रोफेसर की आवाज में आदित्य को नीचा दिखाने का भाव साफ साफ सुनाई दे रही थी। प्रोफेसर की बात सुनकर ललित भी मजा लेते हुए आदित्य के लिखे पन्ने को आगे पढ़ना शुरू करता है। आदित्य ने लिखा है भैरव चक्र पद्धति। अब ये क्या है? ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं, लेकिन इसके उलट प्रोफेसर शाह के चेहरे की हंसी एकदम से गायब हो जाती है, बल्कि उनके चेहरे पर एक डर सा छा जाता है। आखिर ये भैरव चक्र पद्धति है क्या? और इसके बारे में आदित्य को कैसे पता? क्या इस बात का पता प्रोफेसर लगा पाएंगे, या आदित्य को अपना गुलाम बनाकर रखने की बात करने वाले प्रोफेसर शाह खुद ही आदित्य के गुलाम बन जाएंगे? क्राका भैरव चक्र पद्धति का नाम सुनते ही प्रोफेसर का दिमाग चकरा जाता है और वो मन ही मन सोचते हैं, 200-500 साल पहले की तकनीक के बारे में आदित्य को कैसे पता? अगर ये फेक भी रहा है तो भी भैरव चक्र पद्धति का नाम पता होना मतलब कुछ तो बात है इस लड़के में। वैसे भैरव चक्र पद्धति का नाम ललित के लिए भी नया था, इसलिए उसे आदित्य को ताने मारने का एक और चैप्टर आंस मिल गया। एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रोफेसर शाह, अब तो आपकी जीत पक्की हो गई है। इस बात पर पार्टी तो बनती है। क्यों आदित्य, अच्छे से फ्लो क्लीन करना तो आता है ना? या उसमें भी तुम भैरव चक्र पद्धति का इस्तेमाल करने वाले हो? आदित्य फेक नहीं रहा है ललित, भैरव चक्र पद्धति सच में इलाज की एक तकनीक होती है। जैसे ही प्रोफेसर ने ये बात कही तो वहां खड़े हर शख्स के मुंह से एक ही बात निकली, व्हाट? उसके बाद वहां एकदम सन्नाटा छा गया। प्रोफेसर शाह भैरव चक्र पद्धति के बारे में बहुत कुछ कहना चाहते थे, पर उन्हें बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे, तो वो बस इतना ही बोल पाए, काश मैं भी ये पद्धति सीख पाता तुम्हारी तरह। झूठ नहीं बोलूंगा आदित्य, बट मैं तुमसे जेलस फील कर रहा हूँ।
प्रोफेसर शाह की बात सुनकर ललित को बहुत अजीब लगता है और वो उनसे कंफ्यूज होकर पूछता है, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि ये आदित्य धीरज को ठीक कर सकता है? यस, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। 10 सुइयों वाली भैरव चक्र पद्धति से ये पॉसिबल है, प्रोफेसर ने अपनी बात रखते हुए कहा। और वो भी 10 मिनट में, आदित्य ने प्रोफेसर की अधूरी बात को पूरा करते हुए कहा। आदित्य की ये बात सुनकर आसपास खड़े सारे लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए, जैसे उन्होंने किसी मिरेकल के बारे में सुन लिया हो। तभी ललित ने कहा, मुझे यकीन नहीं होता। ललित की बात सुनते ही आदित्य के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा बहुत कुछ कह देता है। बस 10 मिनट की बात है, फिर आप ही यकीन करने लगेंगे। इतना कहते हुए आदित्य ने अपने हाथ में पकड़े सुइयों के पैकेट को खोला, उसमें से 3 सुइयां निकाली और धीरज की तरफ बढ़ा। आदित्य को अपने पास आता हुआ देख धीरज फिर से चिल्लाने लगा, नहीं बाबा, फिर से तुम नहीं। प्रोफेसर शाह बचाओ, मैं वैसे भी जीते जी अंदर से जल रहा हूँ। तभी आदित्य ने अपने हाथ में पकड़ी 3 सुइयों को हवा में उछाला और वो सुइयां सीधा धीरज की पीठ में जाकर धंस गई। सबको लगा कि धीरज सुई लगने से चिल्लाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। उल्टा धीरज जोर से बोला, अरे वाह, लगता है सुइयों ने मेरे दर्द को जूस की तरह गटक लिया है। धीरज की बात सुनकर सभी लोग हंस देते हैं और धीरज और जोश में आ जाता है। धीरज आदित्य से खुश होकर पूछता है, क्या मैं खड़ा होकर नाच सकता हूँ? हाँ, पर फिर 2-4 साथ ये जो तुम्हारी बॉडी में आग जलती रहती है ना, उसके साथ परमानेंटली एडजस्ट करके जीना होगा तुम्हें। अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, नाचो। आदित्य के जवाब से धीरज ने अपने जोश को फटाक से ब्रेक लगा दिया। अरे नहीं जी नहीं, आप जब तक नहीं बोलोगे, मैं बिस्तर से पैर तक नीचे नहीं रखूंगा। आप 3 क्यों, 30 सुइयां लगाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। ये सुनकर आदित्य ने मुस्कुराते हुए उन तीनों सुइयों को निकालकर साइड में रख दिया और धीरज से कहा, अब पलटकर सीधे लेट जाओ, बिना हिले डुले। तभी प्रोफेसर शाह ने इशारे में आदित्य से पूछा, क्या मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ? आदित्य ने हाँ में अपना सिर हिलाया। जब प्रोफेसर शाह आदित्य के पास आए तो आदित्य अपने हाथ में 7 सुइयां को लेकर तैयार खड़ा था। फिर आदित्य ने उन सुइयों को हवा में उछाला और जोर से 3 बार कहा, भैरो भैरो भैरो। आदित्य के ऐसा कहते ही एक पल के लिए सारी सुइयां हवा में ही थम गईं और फिर सीधे धीरज के पेट की नाभि के आसपास एक एक करके गोलाई में आ गिरी। जैसे ही सुइयां धीरज के शरीर में धंसी, आदित्य ने अपनी आंखें बंद करके ओम का उच्चारण करना शुरू कर दिया। आदित्य के मंत्र जाप में इतनी शक्ति थी कि उसकी कंपन से कमरे की खिड़कियों के शीशे, साइड टेबल पर रखे बर्तन, दवाइयों की शीशियां सभी कांपने लगे और उस ओम की आवाज के साथ ही एक के बाद एक वो 7 सुइयां अपने आप हवा में ऊपर उछल गईं और आदित्य ने उन्हें अपने हाथ में पकड़ लिया। धीरज तो ये सब देखकर ऐसे चुप हो गया जैसे उसने किसी भूत को लाइव देख लिया हो। ये सब देखकर प्रोफेसर के साथ साथ अब मेयर नागेश भी टेंशन में आ गए। क्या हुआ आदित्य, ये धीरज ऐसे चुप क्यों हो गया? कुछ गड़बड़ हुई है क्या? धीरज तुम ठीक हो ना? फिर मेयर नागेश ने धीरज से पूछा। अरे ठीक नहीं, मैं सुपर ठीक हूँ। मैं बर्फ की बेडशीट पर लेटा हुआ अपनी फेवरेट आइसक्रीम एंजॉय कर रहा हूँ और मुझे अपने शरीर के अंदर एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल वाली फीलिंग आ रही है। धीरज के मुंह से निकला एक एक शब्द बता रहा था कि इस भैरव चक्र पद्धति ने उसके शरीर के दर्द का पैकअप कर दिया था। धीरज फौरन आदित्य का हाथ पकड़कर उसे थैंक यू कहता है। डॉक्टर, मुझे अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं फिर से 30 साल का एंग्री यंग मैन बन गया हूँ। मैं सुपरमैन की तरह उड़ सकता हूँ और ताकत तो समझ लो मैं बाहुबली की तरह किसी को भी उठाकर फेंक सकता हूँ। धीरज की बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं, लेकिन प्रोफेसर शाह तालियां बजाने लगते हैं और आदित्य से कहते हैं, वेल डन आदित्य, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं अपनी 5 साल हॉस्पिटल में काम करने वाली शर्त वापस लेता हूँ। तुमने सच में जो कहा वो कर दिखाया। प्रोफेसर की बात सुनते ही ललित और मेयर नागेश भी खुश हो जाते हैं, पर सबसे ज्यादा खुश तो धीरज था। धीरज को इतना खुश देखकर आदित्य कहता है, भैरव चक्र पद्धति का ऐसा भी साइड इफेक्ट होता है, ये अभी पता चला। आदित्य की बात सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। प्रोफेसर शाह के केबिन में ललित, मेयर नागेश और आदित्य के बीच बातें हो रही थी
केबिन का माहौल एकदम कूल लग रहा था और उतना ही कूल था लेमन मिंट जूस जो प्रोफेसर शाह ने सबके लिए मंगवाया था। आदित्य, मैं दिल से इन सब के सामने एक बात शेयर करना चाहता हूँ, प्रोफेसर शाह ने कहा। तुमने आज मेरी सोच ही नहीं, चीजों को देखने का मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी बदल दिया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है प्रोफेसर, आप मुझे ऐसे ही क्रेडिट दे रहे हैं। आदित्य को लग रहा था प्रोफेसर शाह उसकी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, पर प्रोफेसर शाह ने आदित्य को बीच में ही रोकते हुए कहा, मुझे मत रोको आदित्य, मैंने ना अपनी एक दुनिया बना ली थी, जैसे खिड़की से दिखता है ना छोटा सा आसमान, बस एक छोटे से डिब्बे जितनी दुनिया। पर आज तुमने जब भैरव चक्र चलाया तो उन उड़ती सुइयों के साथ डिब्बे की दुनिया भी खुल गई और फिर मैंने एक ऐसी दुनिया देखी जो मेरी कल्पना से बहुत ज्यादा बड़ी है। सो थैंक यू। प्रोफेसर शाह ने बोलते बोलते आदित्य का हाथ पकड़ लिया, जिसे देखकर मेयर नागेश से रहा न गया। मुझे लगता है प्रोफेसर शाह इतने इमोशनल हो गए हैं कि उन्हें कहना तो बहुत कुछ है पर बोल नहीं पा रहे हैं। सच कहा आपने मेयर नागेश। फिर प्रोफेसर शाह ने अपनी बात आगे रखते हुए कहा, आदित्य, मैं चाहता हूं कि तुम हमारे आयुर्वेदा सेंटर में हिस्सेदार बनो। ये मत समझना कि ये कोई एहसान है, ये तुम्हारा हक है। प्रोफेसर की बात सुनकर मेयर नागेश मन ही मन बहुत खुश होते हैं। अरे वाह, अगर आदित्य को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसका थोड़ा बहुत क्रेडिट तो मुझे भी जाएगा, आखिर उसे यहाँ हॉस्पिटल में लाने वाला मैं ही तो हूँ। मेयर नागेश की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। फिर आदित्य ने प्रोफेसर शाह का हाथ हटाते हुए कहा, थैंक यू प्रोफेसर, पर सच कहूँ तो मुझसे ये नहीं हो पाएगा। आदित्य की बात सुनते ही वहां पर बैठा हर कोई एक साथ हैरानी से बोल उठता है, अरे पर क्यों? फिर ललित आदित्य को कन्विंस करने की कोशिश करते हुए कहता है, देखो, मैं लिख कर देने को तैयार हूँ कि प्रोफेसर शाह का डिसीजन 100% सही है। तुम्हें पैसा भी मिलेगा और नाम भी। और जिन जिन लोगों ने तुम्हारे भैरव चक्र का कमाल देखा है, समझ लो वो तो तुमसे ये विद्या सीखने के लिए लाइन लगा देंगे। पैसों के एवरेस्ट पर बैठोगे तुम। सच कह रहा हूँ आदित्य, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा मौका कभी भी मिस नहीं करता। वो बात नहीं है, आदित्य ने ललित की बात सुनने के बाद कहा। शायद मुझे पता है प्रॉब्लम क्या है, प्रोफेसर शाह ने ललित को समझाते हुए कहा। आदित्य, अगर तुम्हें लगता है कि धीरज का इलाज करने से पहले जो मैंने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया या तुमसे हॉस्पिटल का फ्लो क्लीन करने की बात की, ट्रस्ट मी, वो भूपेंद्र शाह अलग था और ये भूपेंद्र शाह टोटली डिफरेंट है। बीमारी और देसी दवाइयों को लेकर जो ज्ञान तुम्हारे पास है वो बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल सकता है, तो फिर क्यों नहीं? धीरज जैसे लोग सालों तक बीमारी से लड़ते रहते हैं, कुछ तो अपनी बीमारी से हार मान लेते हैं, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इनकी भी मदद करनी चाहिए? प्रोफेसर शाह की बात सुनकर आदित्य कहता है, हाँ बिल्कुल, पर इसके लिए ये तो जरूरी नहीं ना कि मैं ही लोगों को ये विद्या सिखाऊं। मैं कुछ समझा नहीं, प्रोफेसर ने आदित्य की तरफ देखकर पूछा। मेरा मतलब है प्रोफेसर शाह, आप भैरव चक्र पद्धति सीखना चाहते हैं ना? बरसों से, प्रोफेसर शाह ने जवाब दिया। तो ठीक है, मैं आपको भैरव चक्र पद्धति सिखाऊंगा और वो भी फ्री में। आदित्य की बात सुनते ही प्रोफेसर शाह खुशी से उछल पड़ते हैं और उनकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। प्रोफेसर शाह को आदित्य की कही बात सपने जैसी लग रही थी। सच में? कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? हाँ, मगर मेरी एक शर्त है। आदित्य ने जैसे ही शर्त की बात की, ललित को लगा कि आदित्य अब प्रोफेसर शाह के हाथों हुई अपनी इंसल्ट का बदला लेने का मौका ढूंढ रहा है। कहीं तुम भी तो प्रोफेसर से फ्लो क्लीन करवाने के बारे में नहीं सोच रहे हो? लेकिन आदित्य, मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। वही प्रोफेसर शाह तो किसी भी कीमत पर भैरव चक्र पद्धति सीखना चाहते थे, इसलिए वो आदित्य से कहते हैं, मुझे आदित्य की सारी शर्तें मंजूर हैं। तो फिर ठीक है, शर्त ये है कि आपको भैरव चक्र पद्धति से सबका इलाज करना होगा और आगे भी लोगों को ये पद्धति सिखानी होगी। अगर आपको ये बात मंजूर है तो ही मैं आपको ये सिखाऊंगा, वरना नहीं। आदित्य की ऐसी शर्त सुनकर प्रोफेसर खुशी के मारे उछल पड़ते हैं और ये देखकर आदित्य अपने आप को रोक नहीं पाता और कहता है, भैरव चक्र पद्धति का साइड इफेक्ट मैं अभी से देख सकता हूँ। आप जैसे प्रोफेसर भी छोटे बच्चे की तरह बिहेव करने लगे हैं। आदित्य की ये बात सुनकर फिर से सभी हंसने लगते हैं। तभी ललित कहता है, वैसे मैं अगर भूल नहीं रहा हूँ तो ये सारी बात शुरू हुई थी मेयर नागेश की मिर्गी के प्रिस्क्रिप्शन से, राइट?
राइट, मेयर नागेश ने हामी भरते हुए कहा। लेकिन अब जब प्रोफेसर को आदित्य की इलाज की पद्धति पर भरोसा है और मैं भी अब आदित्य को मान गया हूँ, तो क्यों न मेयर नागेश का ट्रीटमेंट भी 10 मिनट में ही हो जाए। ये सुनकर प्रोफेसर शाह बोलते हैं, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तारांकन, आदित्य मेयर नागेश को भी धीरज की तरह बेड पर लेट जाने के लिए कहता है और उनका इलाज शुरू करता है। इस बार जब आदित्य ने सुइयां हवा में उछाली तो एक एक नहीं, बल्कि वो 2 के सेट में हवा में उछली और मेयर नागेश रावत के माथे के बीचों बीच जाकर धंस गई। इसके साथ ही मेयर नागेश गहरी नींद में सो गए। अब ये कम से कम 2 घंटे तक ऐसे ही सोते रहेंगे। जब आदित्य ने ये कहा तो प्रोफेसर शाह से रहा न गया, तो क्या इन 2 घंटों में तुम मुझे भैरव चक्र पद्धति सिखा सकते हो। प्रोफेसर शाह की बात सुनते ही आदित्य को हंसी आ गई। बहुत जल्दी है आपको तो। प्रोफेसर शाह मुस्कुराकर आदित्य की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हाँ क्या करूँ, इंसान का नेचर ही कुछ ऐसा होता है। जब उसे कुछ मिलने की उम्मीद नहीं होती है तो वो सूखी रोटी से भी काम चला लेता है, पर जब उसे पता होता है कि उसे कुछ मिलने का चैप्टर एंड्स है तो इंसान लालची बन जाता है। तो फिर शुरू करते हैं। ओम से, आदित्य ने कहा और प्रोफेसर शाह ने उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना शुरू कर दिया। तारांकन, 2 घंटे में तो आपने काफी कुछ सीख लिया प्रोफेसर शाह, आप बहुत तेज हैं, आदित्य ने चहकते हुए कहा। इस पर प्रोफेसर शाह ने जवाब दिया, उसका तो पता नहीं, पर मैंने कहीं सुना था कि अगर आप किसी चीज को दिल से चाहो तो उसे आपसे मिलाने के लिए पूरी कायनात लग जाती है। प्रोफेसर शाह की बात सुनकर आदित्य अपनी हंसी रोक नहीं पाया और उसने कहा, मुझे नहीं पता था प्रोफेसर कि आप आयुर्वेद के साथ साथ फिल्मों में भी दिलचस्पी रखते हो। अभी आदित्य और प्रोफेसर शाह के बीच में बातचीत चल ही रही होती है कि तभी मेयर नागेश के बेड के पास कुछ गिरने की आवाज आती है। ये आवाज सुनते ही आदित्य भागकर नागेश के बेड के पास जाता है और देखता है कि नागेश की आंखें पूरी तरह से खुली हुई हैं, लेकिन उनमें कोई हरकत नहीं हो रही है। तभी आदित्य का ध्यान नागेश के माथे पर जाता है। प्रोफेसर शाह, सुई मेयर सर के माथे पर सिर्फ 9 सुइयां हैं, 10वीं कहाँ गई। आदित्य की बात सुनकर प्रोफेसर हक्के-बक्के रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर 2 घंटे से पहले मेयर के माथे से एक भी सुई निकल जाती है तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो आखिर सवाल ये था कि वो 10वीं सुई गई कहाँ। क्या वो सुई गलती से कहीं गिर गई, या फिर किसी ने जानबूझकर उस सुई को मेयर के माथे से निकाला था। आखिर कौन कर सकता है ऐसा, ललित गोयनका या फिर खुद प्रोफेसर शाह।